तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाइन्स गेट 0 के एपिसोड 12 से लेके 17 के बारे में। तो अगर आप लोगों ने हमारे स्टाइन्स गेट एनिमे या फिर स्टाइन्स गेट 0 एनिमे पे बनाए हुए प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जाके वो वीडियोस ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप सीधा ये वीडियो देखने लग जाएंगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और अगर तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लास्ट एपिसोड में रिंतारो ने तो ये बिलीव कर लिया था कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 सक्सेसफुली प्रिवेंट हो चुकी है, लेकिन सुजुहा ये बात नहीं मानती और वो रिंतारो को कहती है कि वो अभी भी अपनी तरफ से स्टाइन्स गेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ कागुरी रिंतारो की लैब में इतारू और मायूरी के साथ हैंगआउट कर रही होती है कि जब ही मायूरी एक स्पेसिफिक सॉन्ग को सिंग करती है, जिसके बाद पता नहीं क्यों पर कागुरी अचानक से अनकॉन्शियस हो जाती है। रिंतारो जल्द से जल्द लैब पहुंचता है और वहां पूरी बात जानने के बाद बताता है कि कागुरी का अनकॉन्शियस होना एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये हो सकता है कि कागुरी को उसकी मेमोरीज वापस मिल रही हैं, और अगर ये लोग उस सॉन्ग के बारे में और बातें पता करते हैं तो शायद उससे कागुरी को उसकी मेमोरीज वापस गेन करने में भी मदद मिले। जब रिंतारो मायूरी से पूछता है कि ये कौन सा सॉन्ग है और मायूरी ने इसे कहाँ सुना तो मायूरी बताती है कि उसे इस सॉन्ग का नाम तो नहीं पता, लेकिन मायूरी ने ये सॉन्ग एक दिन सुजुहा को सिंग करते हुए सुना था। फिर रिंतारो सोचता है कि हो सकता है ये सॉन्ग फ्यूचर का कोई पॉपुलर सॉन्ग हो, इसलिए कागुरी को इसके बारे में पता है। जब बाद में रिंतारो सुजुहा से सॉन्ग के बारे में पूछता है तो सुजुहा बताती है उसने फ्यूचर में ये सॉन्ग अपनी मदर यूकी अमाने से सुना था, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि फ्यूचर में कागुरी ने ये सॉन्ग यूकी से नहीं सुना हो सकता, क्योंकि मायूरी ने जब कागुरी को अडॉप्ट किया था उस समय यूकी अमाने की डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे सुजुहा भी 100% श्योर है कि उसने कागुरी के आगे ये सॉन्ग कभी नहीं गाया। तो ये लोग अभी भी नहीं जानते कि आखिर कागुरी के लिए ये सॉन्ग फ्यूचर में किसने गाया था, जो कि हमें पता है क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में हमें एक प्रीव्यू दिखाया गया था जिसमें मायूरी कागुरी को फ्यूचर में ये सॉन्ग सुना रही है। फिर रिंतारो सोचता है कि प्रोबेबली इन्हें प्रेजेंट यूकी से सॉन्ग के बारे में कुछ पता ना चले, पर एक बार पूछना तो बनता ही है। और जब ये लोग यूकी अमाने से सॉन्ग के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है उसने ये सॉन्ग अपनी कुकिंग क्लास में एक वुमन से सुना था, और यूकी साथ ही साथ रिंतारो की उस वुमन से कॉल पे बात भी कराती है। लेकिन रिंतारो जैसे ही उस वुमन की वॉइस सुनता है तो वो वॉइस होती है रिंतारो की मदर की, और रिंतारो की मदर बताती है कि जब रिंतारो मिडिल स्कूल में था और मायूरी के ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हुई थी तब रिंतारो ये सॉन्ग को सिंग करा करता था, लेकिन क्योंकि इस बात को इतना टाइम हो गया है तो रिंतारो को सॉन्ग या फिर इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल याद नहीं। फिर रिंतारो को मायूरी सजेस्ट करती है कि अगर ये लोग मायूरी के पेरेंट्स की ग्रेव पे जाएं तो शायद रिंतारो को कुछ याद आ जाए, लेकिन रिंतारो को वहां जाने पर भी कुछ याद नहीं आता। और जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो कागुरी को वो सॉन्ग वापस सुनाई देता है, पर जब कागुरी उस साउंड को फॉलो करने की कोशिश करती है तो उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला होता है जिससे उसे रिंतारो बचाता है। कागुरी की यहाँ पे जान तो बच जाती है, लेकिन वो इंजर्ड होकर अनकॉन्शियस हो जाती है जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। लेकिन जब कागुरी को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसे अपनी मेमोरीज वापस मिल चुकी हैं और वो अपनी मदर को हक करके रोने लग जाती है। एपिसोड के क्रेडिट्स वगैरह ख़त्म होने के बाद हमें रिंतारो के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वो कागुरी से एक बस स्टॉप पे मिलता है। वो टाइम कागुरी की मेमोरीज जाने के पहले वाला टाइम था और वहाँ पे रिंतारो कागुरी से ही वो सॉन्ग सुनता है। और हमें एपिसोड की शुरुआत में बताया गया था कि कागुरी ने ये सॉन्ग मायूरी से सुना है, लेकिन मायूरी ने ये सॉन्ग खुद प्रेजेंट के रिंतारो से सुना है, मतलब ये एक टाइम पैराडॉक्स हो गया।
लेकिन जो भी हो, कागुरी अपनी मेमोरीज वापस मिलने के बाद बहुत खुश है और वो फाइनली अपनी बिलवेड मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकती है। बाकी दूसरी तरफ रेंतारो और इतारू को ये बात समझ नहीं आ रही कि 12 साल तक कागुरी ने अकेले इतने हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव कैसे करा। उन दोनों के हिसाब से कागुरी की सरवाइव करने में किसी न किसी ने ज़रूर मदद करी होगी। दूसरी तरफ बाद में जब कागुरी और सुजुहा यूगो तेनोजी की शॉप में अपनी पार्ट टाइम जॉब करने जाते हैं तो वहाँ उनकी थोड़ी बहस हो जाती है। सुजुहा बहुत गुस्से में है कि कागुरी को 1998 में जैसे उसने बिहेव किया वैसे नहीं करना चाहिए था और ऊपर से कागुरी ने अपनी मेमोरीज को भी खो दिया। दूसरी तरफ कागुरी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता अगर सुजुहा ने उसे 1998 में अकेले नहीं छोड़ दिया होता। कागुरी की बातें सुनने के बाद सुजुहा को रियलाइज़ होता है कि कागुरी को सुजुहा पे गन पॉइंट करने वाली बात और उसके बाद इनके सेपरेशन वाली बात बिल्कुल याद ही नहीं। लेटर सुजुहा ये इन्फॉर्मेशन रेंतारो और इतारू को दे देती है और अब इनका मेन टास्क ये फाइंड करना है कि जिन 12 साल कागुरी मिसिंग थी आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि कागुरी के पास उन 12 साल की मेमोरीज अभी भी नहीं है। रेंतारो को शक है कि उन 12 साल में कागुरी की मेमोरीज किसी थर्ड पार्टी के कारण लॉस हुई हैं रादर देन अ नॉर्मल कॉज। और जब रेंतारो अपना ये कंसर्न लेके यूगो तेनोजी के पास जाता है तो वो भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी से एग्री करता है। तो बाद में रेंतारो मोएका को ये बात पता लगाने का काम देता है कि अगर सही में किसी ने कागुरी की मेमोरीज को मैनिपुलेट किया है तो वो लोग कौन हैं। बाद में जब मोएका को एक लीड मिलती है तो वो रेंतारो को एक डिजर्टेड फॉरेस्ट की एक अबेंडेंड बिल्डिंग में लेकर जाती है जिसे 6 महीने पहले अबेंडन करा गया है। और बाद में जब रेंतारो उस अबेंडेंड बिल्डिंग का एक रूम देखता है तो उसे साफ समझ आता है कि वहाँ पे कागुरी को रखा गया था। दूसरी तरफ मायूरी ने कागुरी की मेमोरीज वापस आने की खुशी में लैब में एक और पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। कागुरी भी उसी पार्टी को अटेंड करने जा रही होती है कि जब भी उसे कुछ याद आता है। बेसिकली ये मेमोरीज कागुरी जिस फ्यूचर से आई है तब की मेमोरीज हैं जहां फ्यूचर मायूरी कागुरी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती है और ये वही डॉक्टर है जिसने फ्यूचर में कागुरी का ब्रेन वॉश किया था और आप पिक देख के समझ सकते हैं कि ये कौन है। लेकिन कागुरी को जैसे ही ये सब याद आता है तो कागुरी सिर्फ एक बात कहती है कि आई हियर द वॉइस ऑफ गॉड। और ये सब होने के बाद कागुरी अपनी सारी प्रॉपर्टीज को वहीं रास्ते में फेंक कर गायब हो जाती है। कागुरी के जाने के बाद कागुरी की तलाश में ही इन लोगों को कई महीने बीत जाते हैं लेकिन इन्हें कागुरी ढूंढने पर भी नहीं मिलती। रेंतारो को भी लास्ट एपिसोड में वो रूम देखने के बाद कंप्लीट रियलाइजेशन है कि कागुरी को किस हद तक ब्रेन वॉश करा गया है और इसी वजह से रेंतारो कागुरी को भी ढूंढने के लिए मोएका किरियू को हायर करता है। लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी इन लोगों को कागुरी या फिर जिन लोगों ने कागुरी को ब्रेन वॉश किया है उनके रिगार्डिंग कोई लीड नहीं मिलती। यहाँ तक कि मोएका ने जो हाइडआउट ढूंढा था वहां भी ज्यादा कुछ नहीं मिला। सुजुहा को कागुरी को रिकवर करने का सिर्फ एक रास्ता समझ आ रहा है जो कि है टाइम लीप मशीन यूज करके उस टाइम में जाना जब कागुरी गायब नहीं हुई थी। तो सुजुहा अपने इस ऑप्शन को वापस से खोलने के लिए हियाजो माहो से वीडियो कॉन्फ्रेंस पे वापस से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए टाइम लीप मशीन रीबिल्ड करे। लेकिन माहो को चाहते हुए भी सुजुहा की इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करना पड़ता है क्योंकि वो जानती ही नहीं कि टाइम लीप मशीन कैसे बिल्ड करी जाती है। पर वो सुजुहा को इतना जरूर इंश्योर करती है कि वो अपनी तरफ से कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ लैब में सुजुहा अकेली होती है जब भी वो मास्क वाली वुमन जिसने पहले रेंतारो की लैब पे अटैक करा था वो वापस अटैक कर देती है। लेकिन इस बार उल्टा सुजुहा उस वुमन पे भारी पड़ जाती है और जब सुजुहा उसका मास्क उतारती है तो वो वुमन निकलती है कागुरी, जिसका मतलब लास्ट टाइम जब इनकी लैब पर अटैक हुआ था तो वो वुमन कागुरी नहीं हो सकती क्योंकि उस समय कागुरी इनके साथ थी और वो वुमन कोई और। सुजुहा के पास कागुरी का एक ऐसा गिफ्ट है जो उसे फ्यूचर मायूरी ने दिया था और कागुरी उसे वापस लेने आई है। सुजुहा की तरफ से कागुरी को वो गिफ्ट वापस करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर कागुरी अभी चली गई तो ना जाने इन्हें वापस कब मिले। लेकिन कागुरी जो भी हो अपना गिफ्ट लिए बिना वापस नहीं जाएगी और इस वजह से उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। लेकिन जब भी वहाँ पे इतारू हाशिडा एंटर करता है और उसके आते ही कागुरी अपने गिफ्ट को छीन कर लैब से भाग जाती है। पर कागुरी जब लैब से भाग रही थी तो इतारू ने उसकी आंखों में आंसू देखे जिसका मतलब कागुरी ये सब अपनी विल के साथ नहीं कर रही।
साथ ही साथ कागुरी की जब सुजुहा से हाथापाई हुई तो कागुरी ने आई हियर द वॉइस ऑफ गॉड वाला सेंटेंस वापस यूज किया था। सुजुहा को अचानक से याद आता है कि जब 1998 में कागुरी ने उस पर गन पॉइंट करी थी तब भी कागुरी यही सेंटेंस कह रही थी, जिसका मतलब ये हुआ कि जब कागुरी 12 साल तक इन लोगों से सेपरेटेड थी तब नहीं बल्कि उसके पहले ही उसका ब्रेन वॉश्ड हो चुका था। अब अगर ये लोग कागुरी को बचाना चाहते हैं तो इन्हें टाइम लीप मशीन को वापस रीबिल्ड करना होगा, जिसके लिए ये माहो को वापस जापान आने को कन्वेंस कर लेते हैं। और क्योंकि अगर रिंतारो सुनता है कि ये लोग टाइम लीप मशीन को वापस रीबिल्ड कर रहे हैं तो वो बहुत गुस्सा करेगा। सो ये लोग रिंतारो को अपने प्लान के बारे में नहीं बताएंगे और इस बात की रिस्पेक्ट करते हुए हियाजो माहो भी रिंतारो को अपने जापान आने का गलत रीज़न देती है। बाय द वे अगले दिन इतारू हाशिडा की युकी अमाने के साथ डेट है तो लैब की सारी कन्याएं उसे उस डेट के लिए तैयार करने लग जाती हैं। इतारू को बाकियों की हेल्प की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसको खुद पे बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसको बाकियों की हेल्प बहुत मदद कर सकती है। इतारू हाशिडा का युकी को डेट करना और फिर प्रपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतारू फ्यूचर में युकी से शादी नहीं कर पाता तो सुजुहा की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। सो एज प्लान्ड अगले दिन इतारू युकी अमाने से एकदम नया इंसान बन के मिलता है। डेट के आखिर में इतारू युकी को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी युकी वहां से कतई भाग जाती है और युकी के जाने के बाद इतारू के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लग जाते हैं और वो फ्यूचर में युकी को प्रपोज तक करने से मना कर देता है। लेकिन जब बाद में सुजुहा इतारू को बताती है कि फ्यूचर में युकी सुजुहा को बचाते हुए उसके सामने मारी गई थी और तब से सुजुहा अपने पेरेंट्स को एक बार और साथ देखना चाहती है, तो इतारू भी सुजुहा की बातें सुनकर इमोशनल हो जाता है और अगले दिन युकी के साथ एक और डेट स्केड्यूल कर लेता है। फिर अगले दिन जब इतारू डेट पे अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ जाता है तो एज इट टर्न्स आउट युकी को ओरिजिनल इतारू ज़्यादा पसंद है। युकी अमाने वहाँ इतारू से बहुत अच्छे से बात करती है और लेटर उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब होने के बाद हियाजो माहो जैसे ही जापान वापस आती है तो ये लोग टाइम लीप मशीन पे अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अनलाइक ओरिजिनल वर्ल्ड लाइन इनके पास कुरिसु माकिसे वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्हें टाइम लीप मशीन बिल्ड करने के लिए काफ़ी रिसर्च करनी होगी और इसी चक्कर में इनकी लैब में काफ़ी भसड़ मच जाती है, लेकिन इनका इन्वेंशन रुकता नहीं। उसी दिन शाम को इनकी लैब में रिंतारो इनसे मिलने आता है, सो नेचुरली ये लोग रिंतारो से अपने इन्वेंशन को छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इवेंचुअली रिंतारो इनके एक्सपेरिमेंट के लेफ्ट ओवर्स देखकर समझ जाता है कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और आखिर में जब ये लोग रिंतारो से हार कर उसे अपनी फिनिश्ड टाइम लीप मशीन दिखाते हैं तो रिंतारो उसे देखकर काफ़ी भड़क जाता है और भड़कने के पीछे रिंतारो का पॉइंट भी बिल्कुल फेयर है, क्योंकि उसने बार बार इन्हें समझाया है कि टाइम में चेंज लाने से कितनी लाइफ सेक्रीफाइस हो सकती हैं। पर भले ही रिंतारो का पॉइंट फेयर हो, पर माहो से रूडली बात करने की वजह से इतारू और रिंतारो में हाथापाई हो जाती है, क्योंकि रिंतारो ने माहो को कहा कि उसके टाइम लीप मशीन बिल्ड करने की वजह से उसकी दोस्त मायूरी की डेथ हो जाएगी। इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन के बीच मायूरी लैब के बाहर खड़े सारी बातें सुन रही थी और अब उसे पता लग गया है कि वो रिंतारो की सफरिंग का रीज़न है। बाद में जब लैब का माहौल शांत हो जाता है तो माहो एक बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ रिंतारो को स्टाइन्स गेट अचीव करने का ट्राई करने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश करती है। माहो कहती है कि देयर आर इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज एंड इफ दे ऑल वर्क टुगेदर देन इवेंचुअली ये लोग स्टाइन्स गेट को श्योरली अचीव कर लेंगे। इसके बाद जब रिंतारो बाद में मायूरी से मिलता है तो मायूरी उसे कहती है कि वो कुरिसु माकिसे की डेथ या फिर रिंतारो की ग्रीफ की वजह नहीं बनना चाहती और मायूरी चाहती है कि भले ही उसे अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े पर रिंतारो को स्टाइन्स गेट अचीव ज़रूर करना चाहिए। रिंतारो यहाँ पे काफ़ी हद तक कन्विंस्ड नज़र आता है, लेकिन बाद में वो मायूरी को कहता है कि उसने जो कुछ सुना वो भूल जाए क्योंकि रिंतारो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन मायूरी रिंतारो की बात नहीं मानती और अगले दिन लैब में जाके सुजुहा से जो कुछ भी चल रहा है उससे रिलेटेड सारी बातें जानने की रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद सुजुहा मायूरी को रिंतारो के रीडिंग स्टाइनर, द डिफरेंस बिटवीन बोथ अल्फा एंड बीटा वर्ल्ड लाइन्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू वर्ल्ड लाइन कॉल्ड स्टाइन्स गेट,
और फाइनली ये बताती है कि सुजुहा बस अब अकेले ही कुरिसु माकिसे की डेथ को पास्ट में जाके प्रिवेंट करके स्टाइन्स गेट अचीव करने का डिसाइड कर चुकी है। और ये कह के सुजुहा अकेले ही लैब के बाहर अपनी टाइम मशीन की तरफ जाने लगती है। मायूरी इतारू को कहती है कि उसे सुजुहा को अकेले एक्शन लेने से रोकना चाहिए, लेकिन इतारू कहता है कि सुजुहा को जाना होगा क्योंकि ये उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी है। सुजुहा तो वहाँ से चले जाती है, लेकिन मायूरी काफ़ी दुखी नज़र आती है क्योंकि वो मानती है कि जिस दिन उसने बीटा एपिसोड में रिंतारो को कुरिसु की जान बचाने से रोका था, उस दिन से मायूरी के कारण रिंतारो ने अपना हंसना तक छोड़ दिया है। मायूरी रिंतारो को उसके मैड साइंटिस्ट वाले फॉर्म में बहुत प्यार करती है क्योंकि रिंतारो उसमें हमेशा हैप्पी रहता है और मायूरी उस रिंतारो को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मायूरी यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो सुजुहा के साथ पास्ट में जुलाई 28 को जाएगी जब कुरिसु का मर्डर हुआ था और वहाँ पे सुजुहा की हेल्प करेगी और वहाँ जाकर अपने ही पास्ट सेल्फ को रिंतारो को डिफेंस करने से रोकेगी और फोर्सफुली स्टाइन्स गेट अचीव करवाएगी। मायूरी के जाने के बाद पूरी सिटी के सेलफोन नेटवर्क्स चले जाते हैं, जिस वजह से रिंतारो मायूरी को कांटेक्ट नहीं कर पाता। जब रिंतारो मायूरी को ढूंढते हुए लैब में पहुंचता है तो पहले तो उसे मायूरी का इरादा पता चलता है और फिर रिंतारो को पता चलता है कि किसी ने कुरिसु के अमाडेस को हैक करके इनके सारे टाइम ट्रैवल सीक्रेट जान लिए हैं, जिसके कारण टाइम मशीन और उसके आसपास का सारा एरिया डेंजरस हो चुका है। रिंतारो जल्द से जल्द सुजुहा की टाइम मशीन वाली बिल्डिंग के टॉप पर जाके मायूरी को रोकने की कोशिश करता है। वो मायूरी को रोक तो नहीं पाता, लेकिन रिंतारो के पुशी होने की वजह से सुजुहा उसके लेग को शूट करके इंजर्ड कर देती है। पर मजबूरी में ऐसा एक्शन लेने के बाद सुजुहा रिंतारो की इंजरीज को ट्रीट करके उसे बिल्डिंग में किसी सेफ जगह छोड़ देती है। उसके बाद वो मायूरी के साथ टाइम मशीन में जाने ही वाली होती है कि जिन लोगों ने अमाडेस को हैक करा था उसके आर्म्ड मैन्स मायूरी और सुजुहा पे अटैक करके उन्हें कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेंसलेस चीज ये होती है कि जब वो आर्म्ड मैन्स सुजुहा से टाइम मशीन को अनलॉक करवा रहे होते हैं तो सुजुहा उन 20-30 आर्म्ड मैन्स के बीच में से एकदम बॉलीवुड की कचरा मूवीज की तरह फायर करते हुए निकलती है। मतलब वो ट्रेंड आर्म्ड मैन्स सुजुहा को एक बुलेट तक नहीं मार पाते, उल्टा सुजुहा उनके कई सारे बंदे मार देती है। कोई स्टोरी भले कितना भी ज्यादा ग्रेट हो पर कहीं ना कहीं क्रिंज तो रह जाता है। पर वो आर्म्ड मैन से जो काउंटर फायर कर रहे थे उनकी एक बुलेट आके मायूरी को लगती है और मायूरी वहां जमीन पे गिर के अनकॉन्शियस हो जाती है। तो बस यार भाई लोग, आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपन यहीं पे समाप्त कर देंगे और इसी वीडियो के साथ हमारे स्टाइन्स गेट 0 एनिमे के एपिसोड 12 से लेके 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो और अगर तो आप लोगों में से कोई हमारे चैनल पे नया आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शैतान जगाऊं ये भगवान चाहे, मोहब्बत से रह ले तेरा क्या जाए, प्यार कमा के हम बने महाराजाएं, अब कहीं चाटों की नौबत ना आ जाए। झंड तेरी जिंदगी कमेंट करे, मुझे पे घमंड नहीं, मुझ में ये प्रजा करे सजदे, रह थोड़ा बच के तू कर्मों से डर, मेरे हाथ मेरे लाल मेहंदी से ज्यादा रचते, आसपास बम फटे या बीच पे हम फटे, तुझे बातों से मिले ना मेरी कम फटे, निकल पहली फुर्सत में लौड़े निकम्मा, तू कम टीवी के आगे डम फक, तू चूतिया चंपक।